हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री बुक से चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 10वां वीडियो लेकर आया हूं। इस 10वें वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स को डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक के द्वारा हम आपसे 1848 में हुए एक अपराइजिंग या रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं कि 1848 का जो रिवोल्ट ये था, ये मेनली लिबरल्स का रिवोल्ट कहलाया। इसे अपराइजिंग भी कहते हैं रिवोल्ट को। लेकिन यह जो अपराइजिंग या रिवोल्ट था, यह केवल किसी एक कारण या रीजन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि यह 1830 से चली आ रही इकोनॉमिकल हार्डशिप का ही एक बड़ा रूप था, जिसमें अब 1848 तक, यानी कि अब 1848 के आते आते अब इस तरह के जो रिवोल्ट या अपराइजिंग्स में जो 1830 से कंटिन्यू हो रहे थे, उसमें अब एक नया ग्रुप भी शामिल हो गया था, जिसे एजुकेटेड मिडिल क्लास कहा जाता था। और इस एजुकेटेड मिडिल क्लास के इस ग्रुप में मेन वुमेन सभी शामिल थे। केवल मेन ही नहीं बल्कि वुमेन भी शामिल थी। और 1830 से 1840 तक पूरे यूरोप में गरीबों, बेरोजगारों और माइग्रेटेड लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज थे, इन देशों में जो राजा या जो मोनार्कियल रूलर्स रूल कर रहे थे, उन लोगों ने इनकी इस बुरी दशा पर, उनकी बेरोजगारी पर, उनके गरीबी पर और उनके गंदे रहन सहन, इन सब पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें केवल अपने लग्जरियस लाइफ से ही केवल मतलब था। उन्हें अपनी इस गरीब जनता का कोई ध्यान नहीं था। बल्कि इसके पहले जो नेपोलियन के समय में बहुत सारे सुधार किए गए थे, बहुत सारे अधिकार जनता को दे दिए गए थे। जबकि 1815 में जब नेपोलियन हार गया, तो यूरोपियन कंट्रीज ने, जो विनिंग कंट्रीज थी, उन्होंने फिर से ओल्ड रिजीम को स्टैब्लिश कर दिया इन यूरोपियन स्टेट्स या कंट्रीज में। और इन ओल्डन रिजीम के रीस्टैब्लिशमेंट के बाद में अब जो जनता थी इन कंट्रीज की, वो पुनः एक बार फिर कष्ट का जीवन जीने लगी थी। अब हम 1848 के इस अपराइजिंग के द्वारा क्या क्या चेंजेस आए यूरोपियन कंट्रीज में, और लोगों के द्वारा क्या डिमांड किए गए सरकार से, यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, इन सभी को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को मैंने 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले टॉपिक पर आते हैं कि दिस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1848, यानी कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये 1848 में हुआ था। दूसरा पॉइंट, दिस रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, यानी कि यह जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो एजुकेटेड यानी कि शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया था। तीसरा, इन फरवरी 1848 द किंग ऑफ फ्रांस हैड टू गिव अप द थ्रोन ड्यू टू द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इन द यूरोप। मतलब इसका कि ये रेवोल्यूशन इतना ज्यादा उग्र हो गया था, इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया था ऑल ओवर यूरोप में, कि फ्रांस के राजा को, जो लुईस फिलिप था, उसे अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी और दूसरे देश में जाकर के शरण लेना पड़ा था। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है, उसके अंतर्गत कि जो कंट्रीज थे, यानी फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया। यानी कि जब राजा भाग गया तो जनता के हाथों में सारी शक्ति आ गई और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
अब फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, यानी कि इट वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ रिपब्लिक कंट्री। इसके अलावा अन्य यूरोपियन कंट्रीज में भी यही घटनाएं घटित होने लगी। 5वें पॉइंट के अनुसार कि ऑल मेल्स ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो सारे पुरुष जो 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष के ऊपर के उम्र के थे, उन्हें अब वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। 6ठा पॉइंट के अंतर्गत द असेंबली गारंटीड द राइट टू वर्क एंड नेशनल वर्कशॉप्स वर सेट अप इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि जो नई असेंबली बनी या गवर्नमेंट बना, उसने अब जनता के बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम का अधिकार नामक उन्हें गारंटी प्रदान किया लोगों को कि उन्हें काम दिया जाएगा। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस न्यूली मेड गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल वर्कशॉप्स को इस्टेब्लिश करना या सेटअप करना शुरू कर दिया था, ताकि बेरोजगारी की समस्या को देश से हटाया जा सके। इसके बाद में 7वें पॉइंट के अंतर्गत ये हुआ था कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो अभी भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, बल्कि ये कहे कि कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर अभी लोगों को सही ढंग से नेशन स्टेट्स के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब फ्रांस से इसका प्रभाव आया या इसकी मैसेज और इसका जब प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ या अपराइजिंग हुई, तो अब यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सभी जगहों पर अब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स की मांग होने लगी। और वहां के जो मेन वुमेन या जो उनकी जनता थी, और इस जनता में जो लिबरल्स जो थे, वो लोग अब आकर के सड़कों पर उतर आए और वो अब एक नए गवर्नमेंट का डिमांड करने लगे, और एक ऐसे गवर्नमेंट की डिमांड करने लगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिफिकेशन पर आधारित हो, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की इन्होंने डिमांड करी, तथा अब नेशन को यूनिफाइड करने की भी डिमांड करने लगे। और इस तरह से जो पॉलिटिकल ये जो बातें हुई थी, ये पॉलिटिकल डिमांड पर आधारित थी इन लोगों के। अब 8वें पॉइंट के आधार पर, यानी कि जो सोशल डिमांड था, सोसाइटी में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज की अब जनता ने क्या किया, उन्होंने फिर वो डिमांड करने लगे कि जो उनके देश में क्लास बेस्ड या बर्थ राइट बेस्ड जो लोगों को अधिकार प्राप्त है उसको हटाया जाए, और क्लास बेस्ड जो पार्शियलिटीज की जा रही हैं, यानी कि जो लोगों के साथ एक तरह से बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसको दूर किया जाए, उसको अबॉलिश किया जाए, और सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएं। इसके बाद में 9वें पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की दशा चूंकि इकोनॉमिकल हार्डशिप के कारण बहुत बुरी हो चुकी थी, और जो सुधार नेपोलियन ने अपने समय पे किया था वो सब चूंकि हटा दिए गए थे, तो अब पुनः सारे जो व्यापारी थे, छोटे मोटे व्यापारी, उन सभी की जो दशा थी वो फिर से बुरी हो गई थी। अब वो लोग फिर से उसी तरह के नेपोलियन के समय की तरह के फ्रीडम ऑफ मार्केट की डिमांड करने लगे थे। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने जो जनता को राइट टू प्रॉपर्टी दी थी वो भी अब उनको समझ में आने लगा था, और ये लोग यानी कि इन यूरोपियन कंट्रीज की जनता ने अब मार्केट की फ्रीडम और प्रॉपर्टी की राइट की डिमांड करने लगे थे। इसके अतिरिक्त ये लोग ये भी चाहते थे कि जो स्टेट वाइज जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि व्यापार में आने वाली जो मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, उन्हें भी दूर किया जा सके, ताकि उनका ट्रेड या इनका व्यापार जो है वो अच्छी तरह से चल सके।
तो इस प्रकार से इस टॉपिक में ये 9 पॉइंट्स जो है ये इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करती हैं। और इस टॉपिक के बारे में इतना ही। धन्यवाद।